हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा प्यार बच्चों आप लोग स्थिर से बैठ करके आप लोग देखते चलिए, ठीक है। अगर आपको आवश्यकता है प्यार बच्चों की कितना 70 ऑब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन आपका सही है हो रहा है, तो आप लोग कलम कॉपी अवश्य रूप से लेकर के बैठे, ठीक है। और 1 से लेकर के 70 तक काउंट कर लीजिएगा, बताइएगा लास्ट में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ प्यार बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। और साथ में प्यार बच्चों मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग चैनल से पहले बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है, क्योंकि जितना भी क्लास होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सारा का लिंक आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो फटाफट आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हाय या हेलो कीजिएगा या अपना नाम लिख दीजिएगा या मैट्रिक में जो भी नंबर है जो भी आप लोग को हो मैसेज कीजिएगा तो यहाँ से लिंक जाएगा, तो वहां से लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और 70 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। अगर आप बहुत मेहनत से पढ़ते तो मेरा गारंटी है प्यार बच्चों एग्जाम में आप लोग आराम से 70 में 35 बना लेंगे। 50 तक बनाने के 9 बताएगा ना तो वो भी बना सकते हैं, 65 तक बना सकते हैं, 60 तक बना सकते हैं। बस मेहनत करिए प्यार बच्चों। 35 तो ये टिक लग जाएगा, ज्यादा नहीं 5 मिनट में लग जाएगा ऐसा ही 35 को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बेहतरीन तरीका से बने रहिए। और यहाँ से देखिए प्यार बच्चों बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। आगे चल के और लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सेलेक्ट करूंगा, जैसे जैसे आपकी तैयारी हो जाएगी ना वैसे वैसे थोड़ा स्तर बढ़ाते चलूंगा। चलिए प्यार बच्चों यहाँ से आपका पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। देखिए आवेशित खोखला गोलीय चालक के बाद जब भी आएगा ना प्यार बच्चों, आवेशित खोखला गोलीय कौन सा खोखले गोले के बाद आएगा ना, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान पूछे या विद्युत विभव का मान पूछे, उसका मान 0 होता है। कितना होता है? तो उसका मान 0 होता है, इसीलिए इसका सही जवाब बी नंबर होगा। प्यार बच्चों आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। देखो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होता कितना है, उससे पहले आपको एक बात याद रखना है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति तो सबको पता है कि 0 होती है, लेकिन अनु एक पूछा जाता है प्यार बच्चों आपका अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, यही दो चीज में कंफ्यूजन होता है। ये निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होता है, एक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति प्यार बच्चों ये स्थिर होती है। कितनी होती है? ये स्थिर होते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसका? तो आपके जब भी अनुचुंबकीय पूछा जाए तब। अनिर्बाध की चुंबकीय प्रवृत्ति पूछेगा तो 0। अनिर्बाध का परावैद्युतांक पूछेगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर परावैद्युतांक नहीं पूछा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति कितना होता है? तो 0, ऑप्शन नंबर ए होगा। और चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक होता है? तो नहीं मात्रक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। यानी कोई भी धारावाही चालक अंदर होता है ना, जैसे कि तार आपके घर में जो लाइन जो सप्लाई हो रहा है प्यारे बच्चों, उसमें चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है कैसी होती है। मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, इसके चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो कैसी होती है। तो चालक के अंदर उसकी जो गति होती है एक औसत रूप होता है। एक औसत का मतलब होता है अपसरित। क्या होता है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होता है, इसका मतलब एक औसत रूप से चलता है, धीमा धीमा। समरूप माने समान रूप से नहीं, त्वरित मतलब तेज चलता है नहीं, आप मानते तो रुका रहता नहीं, तो ये औसत रूप से चलता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि किलो वाट घंटा किसका मात्रक है। अब प्यार बच्चों किलो वाट घंटा के बाद जब भी आएगा ना किलो वाट घंटा, ठीक है, किलो वाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा? किलो वाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। और 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है? किसी को पता है तो कमेंट करो। तो 1 किलो वाट घंटा ये कितना होता है? 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल होता है। पता है कि नहीं आप लोगों को? बताओ तो, एकदम पता होना चाहिए। 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल होता है, 1 किलो वाट घंटा बराबर है। और 1 किलो वाट घंटा जो मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों
कि लेंस का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। देखिए लेंस का नियम प्यारे बच्चों किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, तो आपको याद रखना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। ठीक है, कौन सा नियम, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो लेंस का नियम क्या है, देखिए लेंस का नियम होता है ना प्यारे बच्चों, जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पहली बात तो। और लेंस का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है, किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे। तो सही जवाब इसका सी नंबर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी है। अगला क्वेश्चन आइए, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि लौह पर, देखिए लौह परमाणु होता है, यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक थोड़ा समझना है। लोहा के बात किया जाए, लोहा के जब भी बात आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये नहीं होता है कि लौह चुंबकीय हो जाएगा। पहले बात तो लोहा है तो लौह चुंबकीय पदार्थ होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोहा रहेगा तभी लौह चुंबकीय होगा। इसके अलावा निकेल भी रहेगा ना तो लौह चुंबकीय होगा। ध्यान से सुनिएगा, हर साल एक नंबर आता है। निकेल, लोहा, कोबाल्ट, क्या चाहिए, कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट में रहेगा ना तो लौह चुंबकीय हो जाएगा। सैथिल, क्या चाहिए, सैथिल, ये चारों पदार्थ रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो चारों आपका क्या चीज पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। ध्यान से देख लीजिए, अगर बात करेगा ना लोह परमाणु है या लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो निकेल में लौह चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है, सैथिल भी आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है, लोहा भी लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगर प्रति चुंबकीय की बात करेगा ना, तो इसमें दो चीज हमेशा कॉमन याद रखना, जाल और बेंजीन, ये दोनों कॉमन याद रखना प्रतिचुंबकीय में। और अनुचुंबकीय तो लगभग ना के बराबर पूछता है, जो कि ऑटो के रूप में होता है। क्या है ये वाला, तो ऐसा बात है कि आपको प्रतिचुंबकीय में दो को याद रखना पड़ेगा, जल और बेंजीन। ज्यादा से ज्यादा NaCl याद रखिएगा बस। और यहाँ पर आपका लौह चुंबकीय में निकेल, कोबाल्ट, सैथिल, लोहा, ये चारों में से एक पक्का आपके बोर्ड में आएगा, तो इसको आप लोग क्लियर कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों, वही क्वेश्चन है, लेंस का नियम संबंधित है तो ऊर्जा से ऑप्शन से। ठीक है, थोड़ा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वेबर होता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछेगा ना तो टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का पूछेगा तो टेस्ला, और विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा ना तो एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और एक वेबर बटे क्या होता है, किसी को पता है कमेंट करके थोड़ा बतलाना, बहुत बार पढ़ाया हूँ। एक वेबर बराबर, अगर आपको पता है तो कमेंट, किसी का नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। या तो 2 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। पूछा जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण लिखे, या प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण लिखे, या तो 5 नंबर में पूछा जाएगा कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय में अंतर लिखे। तो ये आप लोग अगर याद रखते हैं तो ये भी पता आपको होगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो अनुचुंबकीय ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है, मतलब ये तीनों अवस्था में पास जाता है। और जो जल भी होता है ना, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी, वो भी तीनों अवस्था में पास जाता है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ है सिर्फ एक अवस्था में पास जाता है, वो आपका ठोस अवस्था है। कौन सा अवस्था है, ठोस अवस्था है। यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी तीनों अवस्था में पाया जाएगा, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ जो होगा सिर्फ ठोस अवस्था में ही पाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ कैसे होता है, तो तीनों अवस्था में पाया जाता है। डेट मीन्स ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वेप रेखातों का मात्रक क्या होता है। देखिए बच्चा को पता है कि स्वेप रेखातों का मात्रक क्या होता है। वेबर तो चुंबकीय फ्लक्स का होगा, नहीं होगा। ओम तो प्रतिरोध का मात्रक होगा, नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र का गॉस होता है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका स्वेप रेखातों का जो मात्रक हो रहा है मेरे प्यारे लाल, वो आपका हेनरी हो रहा है। ठीक है, और एक हेनरी बराबर क्या होता है, एक हेनरी बराबर प्यारे बच्चों 91 वेबर प्रति एम्पियर होता है। एक हेनरी बराबर क्या होता है, एक हेनरी बराबर क्या होता है, 91 वेबर प्रति एम्पियर। किसके बराबर, तो एक हेनरी के बराबर। तो सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर सी होगा। एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करते चलिए। और मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है, ये प्रमोशन है, इन्फॉर्मेशन है। देखिए आपका हर साल और सब्जेक्ट में नोट्स से क्वेश्चन लड़ता है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिएगा। क्यों जरूरी है, तो अगर आप मेहनत करते प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा अंक लाना चाहते हैं, टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं,
चाहते हैं कि हाँ आपका एक अलग बेहतर नंबर हो दोस्तों में, तो ये आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिएगा। अभी आपका ऐसे ऑफर चल रहा है, मात्र 399 में आपका सारा नोट्स मिल जाएगा और एग्जाम तक हेल्प मिलेगा। और इतना तरह से आपका डिजाइन इतना बेहतरीन तरीका से किया गया है कि आज तक आप लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, आपको डेमो के लिए मैसेज कर देना है, हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, बस आपको यही कहेंगे प्यारे बच्चों, कहीं भी पढ़िए, कहीं से पढ़ रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी तक कहीं से बेहतर नोट्स नहीं प्राप्त किए तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आपको डेमो फ्री में ही दे देंगे, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वायु यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या कहते हैं? इतना आसान क्वेश्चन है, डायनेमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायनेमो हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो कौन? डायनेमो। तो ऑप्शन नंबर अगला जो क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक। देखिए विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का दो मात्रक होता है। पहला तो वोल्ट बटे मीटर होता है, न्यूटन बटे कूलम होता है, दो मात्रक होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का परिभाषा आप लोग जानते होंगे, ए बराबर क्या होता है? फॉर्मूला F बटे Q, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? विद्युत तीव्रता कहेंगे। ये विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल, बल का मतलब एक, उसको कहेंगे विद्युत तीव्रता। तो ये फॉर्मूला होता है E बराबर F बटे Q, और मात्रक निकालेगा तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होगा, जो कि आपको सी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। क्या हमारे मिल रहा है? सी नंबर ऑप्शन में। और ए नंबर ऑप्शन देखिएगा तो ए नंबर होगा नहीं, कूलम प्रति न्यूटन। और जूल प्रति कूलम ये तो विभव का होता है। किसका होता है? विभव का होता है, वोल्ट का होता है। और यहाँ पर ओम मीटर देखिएगा ना, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। किसका होता है मेरे प्यारे लाल? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहीं दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या होता है? देखिए चुंबकीय फ्लक्स का, सॉरी विद्युत फ्लक्स ना है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर ई इंटू टी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? टी ए। फाई बराबर क्या होता है? फॉर्मूला प्यारे बच्चों, फाई बराबर ए इंटू डी ए। ई का मतलब विद्युतीय क्षेत्र, डी ए का मतलब क्षेत्रफल, ए इंटू डी ए। ठीक है, इसका मात्रक निकालेंगे तो विद्युत तीव्रता का मात्रक आपका निकलेगा न्यूटन बटे कूलम, और यहां से मात्रक निकालेगा क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का मात्रक निकलेगा मीटर स्क्वायर। क्या निकलेगा? मीटर स्क्वायर। बस आपको याद कर लेना है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो देखिए कहीं पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत तीव्रता का दो मात्रक होता है, एक और मात्रक पर चेक करते हैं। एक और मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। डीए का मतलब आल पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। देखो ये मीटर से एक मीटर कट गया तो क्या आ गया आपका आंसर? बताइए तो, वोल्ट मीटर आया ना, तो वोल्ट मीटर देखिएगा तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। तो आसानी से निकल गया, मजा भी आ गया होगा आप लोगों को कि विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर ए इंटू डी होता है। तो ए का मात्रक यानी कि विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। एक मीटर से एक मीटर काट जाएगा तो वोल्ट मीटर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? बी नंबर। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना है, ताकि आगे भी जितना भी क्लास हो सारा आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत ध्रुव घूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है? देखिए विद्युत ध्रुव घूर्ण पहले बात तो एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? विद्युत ध्रुव घूर्ण एक सदिश राशि है। थोड़ा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि विद्युत ध्रुव घूर्ण है वो कौन सी राशि है, तो याद रखिएगा सदिश राशि है। सदिश राशि क्लियर है? हाँ, तो विद्युत ध्रुव घूर्ण सदिश राशि है। तो ये परिभाषा इसका क्या होता है? तो विद्युत ध्रुव जो होता है, विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव घूर्ण कहते हैं। यानी फॉर्मूला होता है पी बराबर क्यू इंटू 12 होता है। अच्छा, P बराबर Q इंटू 12 होता है, हाँ यही होता है फॉर्मूला। तो Q का मतलब आवेश, आवेश का मतलब कूलम, और लंबाई का मतलब क्या होता है? मीटर। दो को लंबाई, तो दो का कोई मात्रक, अंक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए दो का कोई मात्रक नहीं होगा। लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर। और कूलम इंटू मीटर देखिएगा मेरे प्यारे लाल तो आपको ए नंबर ऑप्शन मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। और एक कूलम मीटर का मान कितना होता है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। 3 गुना 10 की घात 29 डिवाइड कितना होता है? 29 डिवाइड, ये होता है एक कूलम मीटर का मान। ठीक है, तो ये सब थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और डिवाइस होता है विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक होता है, छोटा मात्रक जिसे कह सकते हैं।
तो ये बात आपको याद रखना है, 1 कूलम मीटर बराबर 3 गुना 10 की घात 29 दवाई होता है। और फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 12, आवेश इंटू लंबाई, और मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। बीमा निकालना चाहे तो आवेश का बीमा AT और लंबाई का बीमा L, तो ATL इसका बीमा हो जाएगा। और ये सदिश राशि है। इतना जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो बोलते हैं अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है, आपको रटना नहीं है, बेहतर नंबर लाना है, तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, पैसा लगता है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम का नियम किस पर आधारित है। देखिए गुलाम का नियम किस बल का वर्णन करता है, यानी कि गुलाम का नियम किस बल का वर्णन करता है। तो हमको पता है गुलाम का नियम जो होता है 2 स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। क्या होता है, 2 स्थिर आवेशों के लागू होता है। मान लो Q1 है, तो अगला आपका क्या चाहिए, Q2 है। तो ये स्थिर आवेशों के लागू है, तो ये विद्युतीय बल यहाँ पर काम करता है। कौन सा बल, विद्युतीय बल। तो नाभिकीय बल नाभिक का बल थोड़ी है जो नाभिकीय रहेगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ी लग रहा है कि अपने से आ रहा है, नहीं। चुंबकीय चुंबक थोड़े इसमें आ रहा है, इसमें विद्युत बल लग रहा है, इसमें विद्युत बल ही लगता है। तो ये आपका विद्युतीय बल को दर्शाता है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, संधारित्र के धारिता का मात्रक क्या होगा। देखिए संधारित्र के धारिता का मात्रक तो फैराड होता है, और 1 फैराड बराबर क्या होता है, 1 कूलम प्रति 1 वोल्ट होता है। क्या चीज होता है, 1 कूलम प्रति 1 वोल्ट होता है। सी बराबर क्यू बटा भी सुने हैं कि नहीं सुने हैं, फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बटे भी। आवेश का मतलब गुलाम, और धारिता का मतलब, आवेश का मतलब गुलाम, और विभव का मतलब वोल्ट, तो गुलाम प्रति वोल्ट भी होता है। देखो धारिता पूछे या आपका पूछे प्यार बच्चों, विद्युत धारिता, ठीक है, या संधारित्र के धारिता पूछे, बात बराबर आ जाता है, ठीक है। तो फैराड इसका मात्रक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओम तो प्रतिरोध का होता नहीं होगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो नहीं होगा। स्व प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व और प्रेरकत्व, ये सब का मात्रक हेनरी होता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। आपको ले दे करके जो ऑप्शन मिल रहा है मेरे प्यार बच्चों, वो आपका बी नंबर मिल रहा है, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। और ये आवेश का बड़ा मात्रक भी कहलाता है, ठीक है। और संधारित्र का मात्रक होता है, तो विद्युत धारिता का ही मात्रक फैराड होता है, और आवेश का बड़का मात्रक फैराड होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन प्यारेलाल। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि किसी आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखिए कोई आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा ना, तो यहाँ पर होमवर्क लिख के आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ऐसे करके आपको आंसर देना है। अगर आपको लग रहा है ए नंबर होगा या बी नंबर होगा, जो भी ऑप्शन आपको लगे ना, आप लोग इस प्रकार से आप लोग आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए रहा, ठीक है। और मैं कहना चाहूंगा, कल मैंने एक होमवर्क दिया था जिसमें एक स्टूडेंट का लगभग आंसर आया था कि अधिक जो उत्कृष्ट गैस जो बना सकता है, अधिक यौगिक बना सकता है, वो जेनॉन बना सकता है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब दिया था, ठीक है, जो कि होमवर्क का क्वेश्चन था। नाम तो स्टूडेंट का ध्यान में नहीं है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया था जेनॉन जो है सबसे ज्यादा उत्कृष्ट गैस बना सकता है, मतलब यौगिक बना सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जेनॉन। ये होमवर्क आप लोग जवाब दीजिएगा। अगला देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब ही होता है प्रतिरोधकता। फार्मूला क्या होता है, तो रो बराबर फार्मूला होता है आर बट्टा एल होता है, आर बट्टा एल। आर का मतलब प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या चीज होता है, तो ओम होता है। क्या चीज होता है, ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई का मात्रक क्या चीज होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो ओम मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ओम तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, इसलिए नहीं होगा। ओम प्रति मीटर तो किसी का मात्रक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मीटर प्रति ओम ये भी किसी का मात्रक नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो आपका सही जवाब ए नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। तो P बराबर W/T आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बच्चा बच्चा पढ़ा होगा, मैट्रिक से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल में जो कार्य करना पड़ता है, प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल में जो कार्य, यानी कि प्रत्येक सेकंड जो कार्य करना पड़ता है उसको शक्ति कहते हैं। जैसे हम काम कर रहे हैं, तो प्रत्येक सेकंड जो काम कर रहे हैं उसी को हम लोग शक्ति कहेंगे। तो फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, P बराबर W/T, तो तो P बराबर W/T तो आपको कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करें कि आपका आंसर मिल जाए, प्यारे स्टूडेंट्स बताओ। त्रिया गुना करूंगा तो P बराबर W/T, इसका 1, तो यहाँ से आपका W बराबर P बराबर आई यार, तो इससे होगा भी कैसे होगा, ये थोड़ा ध्यान से निकला हुआ है, ठीक है।
P बराबर W/T होता है फॉर्मूला, जो कि विद्युत शक्ति का होता है। ठीक है, P बराबर W/T। अच्छा, V बराबर थोड़ा इसको देखना प्यारे बच्चों, इससे तो P बराबर I है, हमको पता है कि सही है। अब ये कैसे हो रहा है थोड़ा ध्यान से। अच्छा, P बराबर V/I, ये थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये तो P बराबर VI भी हो सकता है। P बराबर होता है क्या चीज, W/T। इसका कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बाद में या अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किरचॉफ का पहला नियम, जिसे हम लोग कहते हैं जैक्सन का नियम, ये किस पर आधारित है। तो देखिए, किरचॉफ का पहला नियम, जो कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी उसको कहा जाता है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा नियम होगा। तो किरचॉफ का पहला जैक्सन का नियम जिसे कहते हैं, जो आधारित है, तो ये आपका पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, इसीलिए इसका सही जवाब ए नंबर होगा। अगर दूसरा नियम की बात करेगा ना, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत होगा। कौन सा नियम, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। कौन सा नियम, तो दूसरा नियम। लेकिन पहला नियम की बात किया जा रहा है, इसीलिए आपका आवेश पर होगा। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे लाल, 21 नंबर क्वेश्चन, कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है। देखो, किरचॉफ के दूसरा नियम को लोप का नियम भी कहते हैं। कैसे बोलते हैं, लोप का नियम। तो लोप का नियम किस पर आधारित है, तो हमको पता है किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो बे नंबर होना चाहिए। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से अगर क्लियर कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना करवाते चलते, अगर करते चलते, तो पक्का मैं गारंटी देता हूँ कि 70 में आप लोग 60 तो आराम से बना लेंगे, लेकिन फिर भी 35 से बनाना होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए प्यारे लाल, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक आपका टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। और एक टेस्ला बराबर क्या होता है, किसी को पता है, 1 वेबर/मीटर स्क्वायर, या तो आपका न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, इस प्रकार से होता है। एम्पियर मीटर स्क्वायर शायद होता है, ठीक है, निकाल सकते हैं, इसे तो निकालना सिखाई दी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, 1 वेबर/मीटर स्क्वायर बटे न्यूटन, एक होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर टेस्ला आपको ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, कि बायो सावर्ट के नियम का उपयोग, बायो सावर्ट का नियम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए, बायो सावर्ट का जो नियम है, हमको पता है कि क्या ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं, किसका ज्ञात करने के लिए, तो विद्युतीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र के लिए यूज करते हैं, ठीक है, विभव के लिए नहीं, विद्युत फ्लक्स के लिए तो यूज नहीं करते हैं। तो बायो सावर्ट का जो नियम है, बायो सावर्ट तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के अंदर छोटे सेल पाउच के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया था, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। फॉर्मूला सबको याद है, बी बराबर आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। किसी को याद है कि भुला गए, भुला गए तो पिटाई होगा, ठीक है। ये बायो सावर्ट का नियम है। आई डी एल, आई का मतलब धारा, डीएल का मतलब 5 लंबाई, साइन थीटा का मतलब क्षेत्रफल, और आर का मतलब इसके बीच के दोरे, जो यहाँ से यहाँ जो भी दूरी होगा ये, और डीबी आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर होता है। ये तो बहुआ वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फैराडे का, देखिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किस पर आधारित है। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है मेरे प्यारे लाल, प्रेरण विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ पर आधारित है। यानी कि फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, वो किस पर आधारित है, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर निर्भर करता है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, छठा चैप्टर का बेसिक समझिए वैसा ही है। तो ये सब क्वेश्चन आराम से आप लोग ठीक कर लीजिएगा, और थोड़ा मेहनत कीजिएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। वो कैसे होगा, लगातार मेहनत करेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे, तो हर चीज आसान लगने लगता है। और जो आसान हो जाए, जो हार्ड भी रहता है ना, वो भी आसान लगने लगता है जब आप सीख जाते हैं तब। तो मेहनत कीजिए, हर चीज आसान आपको लगेगा। अगर चाहते हैं कि आपको आसान सच्चे में लगे, तो मेहनत करना से स्टार्ट कर दीजिए। आप बहाना मत कीजिए, मात्र 5 महीना बचा हुआ है, इसी में भी आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो समय को झोंक दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए आपका, कहा जा रहा है कि सूर्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो सूर्य प्रेरकत्व का मात्रक सूर्य में बताएं कि हेनरी होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी नंबर।
ट्रांसफॉर्मर जो होता है प्यारे बच्चों किस पर आधारित होता है? देखिए ट्रांसफॉर्मर जो होता है पहला बात तो दो प्रकार का होता है, 5 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने गेस कर दिया 2026 के लिए। और ट्रांसफॉर्मर का जो सिद्धांत है ये आपका अन्योन प्रेरण पर आधारित है। क्या चाहिए? अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण होता क्या जो इस पर आधारित है? अन्योन प्रेरण का मतलब होता है ना, जैसे हमको में धारा आवेगा ना तो हमको जो बगल में है ना उसको में भी धारा आ जाएगा, मतलब वो अन्योन प्रेरण का क्रिया हुआ। जैसे समझिए अन्योन प्रेरण की क्रिया आप लोग छठा चैप्टर में पढ़े होंगे फिजिक्स में। जैसे मान लो ये कोई कुंडली है, ठीक है, तो ये कुंडली है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कुंडली है, ठीक है। इसके बगल में जो कुंडली होगा ना तो इसमें भी धारा प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर धारा प्रवाहित होगा ना तो इसमें स्वयं धारा प्रवाहित हो जाएगा, यही होता है अन्योन प्रेरण क्रिया। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत दो गो कुंडली होता है और यहीं पर वो आधारित होता है अन्योन प्रेरण पर, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में प्रत्यवार्ती धारा की पूर्ति के लिए कितना हर्ज आवृत्ति की आवश्यकता होती है, मतलब 1 सेकंड में कितना आवृत्ति पूरा करता है भारत में, ये पूछा जा रहा है। यानी कि इसका मतलब ऐसे से ना एक चक्कर यहाँ पूरा हुआ, ठीक है, ये हाफ था टी हाफ पाइट होता, ये आपका पूरा टी है। तो एक चक्कर जो है प्यार बच्चों भारत में 1 सेकंड में 50 बार ऐसे से एकदम तेजी से होता है प्रत्यवार्ती धारा, ठीक है। इस कारण से 50 हर्ज की आवृत्ति उत्पन्न होती है भारत में प्रत्यवर्ती दर से, और बहुत खतरनाक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे परिपथ में प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? देखो प्रतिघात पूछे, धारतीय प्रतिघात पूछे, प्रेरक प्रतिघात पूछे, प्रतिबाधा पूछे, अपेंडिक्स पूछे, प्रतिरोध पूछे, सब का मात्रक ओम है। किसका मात्रक? सब का मात्रक ओम। हेनरी तो प्रेरकत्व का होगा भैया, ये तो होगा नहीं। संधारित्र का मात्रक फैराड होता है, ये भी नहीं होगा। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है तो ये भी नहीं होगा। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। ऐसी परिपथ में पूछे या किसी में कैसा भी हालात में पूछे, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। ध्यान रहेगा तो बिल्कुल ध्यान आपको रखना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन कहां से रही, थोड़ा लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा लेकिन बड़ी आसान है। एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था कि विद्युतीय अनुनाद क्या है। तो एलसीआर परिपथ में विद्युतीय अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? तो धारतीय प्रतिघात प्रेरक प्रतिघात के बराबर होता है। धारतीय प्रतिघात क्या होता है? तो धारतीय प्रतिघात एक्सी होता है, बराबर में किसके होता है? तो आपका प्रेरक प्रतिघात ओमेगा एल के बराबर होता है। तो ये आपका फार्मूला होता है, क्या चीज होता है? एक्सी बराबर धारतीय प्रतिघात एक्सी ना होता है, यानी कि ओमेगा से इसको लिखते हैं 1/ओमेगा सी। फार्मूला क्या चाहिए? अच्छा इस फॉर्म में दिया है। एक्सी बराबर क्या हो जाएगा? एक्सन हो जाएगा, यानी कि धारतीय प्रतिघात बराबर प्रेरक प्रतिघात। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा ना तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक्सी को हम लोग लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी, और इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एन। इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको विद्युतीय अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। तो देखिए जब प्रेरक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात नहीं, ये शून्य नहीं होता है, ठीक है, बराबर में होता है। प्रेरक प्रतिघात एक्सल और धारतीय प्रतिघात एक्सी के बराबर होता है। हाँ ये वाला सही आपको दिख रहा है, बाकी ये वाला देखिएगा तो बड़ा छोटा नहीं होता, बराबर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, यानी कि धारतीय प्रतिघात बराबर प्रेरक प्रतिघात, या प्रेरक प्रतिघात बराबर धारतीय प्रतिघात, ये बराबर होता है एक दूसरे के कब? अनुनाद की स्थिति में। एलसीआर पैटर्न में जब अनुनाद की स्थिति होता है ना तो धारतीय प्रतिघात प्रेरक प्रतिघात के बराबर हो जाता है, और इसका व्यंजक इस साल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। यानी मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अगर मैं जितना गेस्ट क्वेश्चन कह देता हूँ, जितना कर लेते हो, तो मेरा गारंटी है कि आप लोगों को टॉपर लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ उस तरह से लिख देते हैं और जिस तरह से पढ़ाते हैं उस तरह से कर देते हैं, तब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुगना क्वेश्चन है, आधे का जवाब देना है। अगर आप मेहनत करते हैं ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए आसान बात है। अगर आपको इसको आसान करना तो लगातार मेहनत कीजिए, क्लास कीजिए, नोट्स वगैरह जो है इस नंबर पर मैंने शुरू में ही बोल दिया था, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, प्रमोशन है। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेहतरीन तैयारी करना तभी है, ठीक है, और आपको बेहतरीन तैयारी करना तभी ना वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा बात को समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होता है, मतलब यहां से एक बात निकला कि प्रकाश की तरंग भी अनुप्रस्थ होगा। हाँ, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग तो आपका 7 गो है, जैसे कि मैंने ट्रिक से बताया कि मामा की एक SUV कार चलाने के लिए आई एम रेडी।
आप कहोगे ये क्या है, आगे पता चल जाएगा। पहले बात तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, तो बस आपको याद रखना अनुप्रस्थ होती है। और अनुदैर्घ्य किसका होता है, तो ध्वनि तरंग का, किसका, ध्वनि तरंग का अनुदैर्घ्य होता है। और प्रकाश का अनुप्रस्थ होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि प्रकाश ये विद्युत चुम्बकीय तरंग ही होता है। बहुत मेहनत करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर चाहता तो जल्दी जल्दी करके मैं निकल जाता, लेकिन आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले तरंग कौन है, तो अब ट्रिक आएगा मेरे प्यारे लाल, मामा की कार चलाने के लिए आई एम रेडी। अगर समय देना चाहते तो मैं समय दे दूंगा, अगर आप जल्दी में हो तब तो नहीं बता सकता, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है, और सबसे अधिक रेडियो का होता है। मतलब कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो रेडियो का, और सबसे कम किसका होता है, तो गामा किरण का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मामा की का मतलब, मेरा कहने का मतलब गामा किरण है। और लास्ट में कार चलाने के लिए आई एम रेडियो, तो रेडियो का मतलब रेडियो तरंग, ठीक है। एक वीडियो बना देंगे शॉर्ट में ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में कौन सबसे कम तरंगदैर्घ्य है, तो गामा किरण का। और गामा किरण में महत्तम भेदन क्षमता होती है, और ये गामा किरण जो होता है ना, एक्स किरण की तरह होता है। कैसा होता है, एक्स किरण की तरह होता है, ये किसी को भी भेद सकता है, ठीक है। और रेडियो तरंग का जो प्यारे लाल बात किया जाए तो इसका तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, सबसे कम की बात किया जाता है तो गामा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, 33 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए शर्त है कि प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, जो कि ये शर्त ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का परिभाषा और शर्त लेके एग्जाम में आता है, तो ये बात आपको सीखना पड़ेगा मेहनत के जरिए। बहुत आसान चीज है, क्या चाहिए मेहनत इसमें, वक्त मेहनत करते थे हम, क्या चीज है, बहुत आसान चीज है। अगला देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, बाकी तो आप लोग जाने रहे, और बाकी किसका मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक को डायोप्टर कहते हैं, और फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए व्यंजक प्राप्त किया मैंने 5 नंबर का, इतना ज्यादा भी है कि क्या ही बताएं, हर बोर्ड इसको चाहता है कि इस क्वेश्चन को पूछें। इतना बढ़ने से मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत बढ़िया से, इस प्रकार से अभिदेशक लेंस और नेत्रिका लेंस होता है, इस प्रकार से दो गो उत्तल लेंस इसमें लगा रहता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जब व्यंजक प्राप्त करते हैं उसमें कौन सा लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे लाल, तो कहा जा रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम में, जो आपको पता है कि प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ना, वो स्नेल के नियम से संबंधित है। किससे नियम संबंधित है, तो स्नेल के नियम से संबंधित है। तो ये सभी बच्चे जानते होंगे, प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो है स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कैसे, तो म्यू बट, जैसे कि म्यू टू बटे म्यू वन को हम लोग बोलते हैं साइन आई बटे साइन आर, पता है ना आपको, बताइए तो, साइन आई बटे साइन आर, तो इसी को ना कहा जाता है स्नेल का नियम, बताइए। इसीलिए स्नेल का नियम होगा प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 5 नंबर में भी यूज होता है, ये सब चीज थोड़ा बेसिक है। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना, ठीक है। तो प्रकाश का, ये क्या चीज है, नहीं है, प्रकाश का अपवर्तन नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन की बात की जाए, प्रकाश कणों द्वारा चारों ओर फैलना, प्रकाश का कणों द्वारा, हाँ ये सही हो जाएगा, प्रकाश कणों का चारों ओर फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का मुड़ना, ये तो थोड़ा सा सेंस दे रहा है विवर्तन का, लेकिन होगा नहीं, वो तीखा कोण से मुड़ता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या चीज होता था, प्रकाश कणों का चारों ओर फैलना। अगला क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन 38 नंबर, कि प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्त है जिसमें प्रकाशीय संकेतों को बिना तीव्रता में हानि हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, और ये कांच की नली होती है। कौन सी नली होती है, कांच की नली होती है। और बात थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रकाशिक तंतु और ऑप्टिकल फाइबर एक दूसरे का ही रूप है। प्रकाशिक तंतु हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। मतलब ये, जैसे कि इसमें मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर इस प्रकार से होता है ना, कांच का बना हुआ नली, तो इसमें इस प्रकार से प्रकाश, जैसे यहाँ प्रकाश घुसा ना, तो इस प्रकार से बताइए प्रकाश का क्या चीज हो रहा है, बताइए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा है ना, उसी माध्यम में वापस लौट रहा है। इसी कारण से फिर देखिए, हम थोड़ा आपको ज्यादा गहराई में समझा देते हैं, अगर आपको लगता है बात ज्यादा गहराई में चल जाते हैं तो बोल दीजिएगा, ठीक है, नहीं बताएंगे। फिर ये बता दें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाइगेंस का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। हाइगेंस का सिद्धांत है
किसके संबंधित है? तो देखिए हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करने के लिए इसी साल पूछा है। हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार है ना कि हम लोग प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, बहुत कुछ व्याख्या कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब ये होगा, हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि व्यतिकरण। देखो व्यतिकरण के लिए व्यंजक का मैंने व्यंजक प्राप्त के लिए प्यारेलल बहुत ज्यादा भी है कि क्या बताएं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेव ऑप्टिक्स में से कोई दो गो क्वेश्चन है, हाइगेंस वाला या तो ये वाला, दोनों में से कोई एगो पक्का पूछता है। इस बार तो लगातार 2 साल पूछ दिया है। तो यहाँ पर बताइए व्यतिकरण के लिए क्या संबंध है? तो दो कला संबंध होना, दो कला संबंध क्या होना चाहिए? जब 5 नंबर का व्यंजक प्राप्त कराया हूँ तो उसमें अच्छे तरीके से थोड़ा बताया हूँ, ठीक है। तो फिर से थोड़ा मैं ऑनलाइन में भी प्रयास करूंगा कि दे दूं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि यांग के द्विस्लिट का जो प्रयोग होता है तो किसको दर्शाता है? प्रकाश के व्यतिकरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यांग के जो द्विस्लिट प्रयोग होता है उसमें प्रकाश का व्यतिकरण पर ही आधारित होता है, इस कारण से बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो विवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के किसी त्रिकोण कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। तो अवरोधक के किनारे से मुड़ा प्रकाश का मुड़ना, हाँ ये भी सही है। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन नहीं, प्रकाश का परिवर्तन है, प्रकाश का व्यतिकरण नहीं। तो प्रकाश के किसी तीखे कोण से मुड़ने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन, दो प्रकार का होता है। अब बाकी आगे के क्लासेस में जैसे पूछा जाता है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, तो हम के जमाने में पूछा जाता था तो हम लिख देते थे प्रकाश का विवर्तन का परिभाषा भी करके, छोटा को क्वेश्चन का आंसर है प्रकाश के किसी तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। 2020-22 में आया हुआ है। और दूसरी बात कि दो प्रकार का होता है वो भी लिख देना चाहिए, क्योंकि छोटा को क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर लिखेगा तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए दो प्रकार का ही मैंने वर्णन किया था। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि ध्रुवण की घटना क्या बताती है? तो ध्रुवण की घटना बताती है कि प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश का भी अनुदैर्ध्य नहीं होता है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य हो सकता है। प्रकाश हाँ ये देखो, प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये कौन पता करता है? पता है तो ध्रुवण बताता है कि प्रकाश का तरंग अनुप्रस्थ होता है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट, डे ब्रोगली का समीकरण है। तो डे ब्रोगली का समीकरण मैंने बहुत अच्छे से समझाया, मैंने 2 नंबर के लिए गेस भी किया कि डे ब्रोगली का समीकरण आ सकता है, और इसका फॉर्मूला था लेमडा बराबर एच बटे लेमडा बराबर पी बटे एच ना होता है, हाँ लगता है पी बटे एच होता है, एच बटे पी कहाँ से हो जाएगा? थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है क्या होता है, मैं थोड़ा भी कंफ्यूज कर गया हूँ, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। डे ब्रोगली का समीकरण पी बटे एच ही होना चाहिए, जो कि सी नंबर में है। अगर हो सकेगा तो बी नंबर भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी सी ही होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। प्रकाश के प्रकाश विद्युत प्रभाव में व्याख्या की जाती है। तो क्या देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक है आइंस्टीन, और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने 100% गेस कर दिया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिला दूंगा, पिछला साल का वीडियो देख लीजिए। मैंने बोल दिया था कि ये 5 नंबर में 101% यही क्वेश्चन आएगा, और यही क्वेश्चन आया था सिद्ध करने के लिए। आइंस्टीन का समीकरण प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या करे, और यही क्वेश्चन आया। मैंने 100% किया था कि एकदम ये क्वेश्चन आइए करेगा, आया। गॉस का प्रमेय बोला था कि एकदम 100% यही आवेगा, और आया भी गॉस का प्रमेय। तो क्या मैं जो अगला साल गेस करूंगा उसमें नहीं लड़ेगा? हर साल लड़ जाता है, बस मेहनत करने वाला बंदा और बंदी होना चाहिए। अगला देख लीजिए। फोटोन में क्या गुण होता है? देखिए फोटोन में गुण होता है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, और गतिक द्रव्यमान एच सी बटे में लैम्डा होता है। ये क्या चीज है? तो गतिक द्रव्यमान है। क्या चीज है? गतिक द्रव्यमान। ठीक है, गतिक द्रव्यमान होता है। लेकिन विराम द्रव्यमान क्या चीज होता है? तो विराम द्रव्यमान आपका शून्य होता है, इसीलिए सही जवाब सी नंबर होगा। फोटोन का गुण सही होता है। फोटोन विद्युता उदासीन भी होता है। क्या चीज होता है? फोटोन विद्युता उदासीन भी होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान एच सी बटे लैम्डा होता है। फोटोन का संवेग पी बटे थोड़ी देर पहले बताया। फोटोन का विवर्तन हो सकता है। इतना सारा शायद ही कोई बताएगा पैरेलल, इसका गुण सब है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन श्रेणी के किस क्षेत्र में होती है? तो पहली बात, हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है? तो ये पैरा बैगनी में होती है। कहाँ पे होती है? पैरा बैगनी में होता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी किस किस मतलब किस श्रेणी में गिरता है जा करके।
प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन कि अर्धआयु क्या है। तो अर्धआयु वह समय होता है जिसमें किसी भी तत्व के आधी मात्रा पे घटित हो जाते हैं या घट जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर। अर्धआयु क्वेश्चन में ये आंसर पता चल रहा है कि हाफ लाइफ, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारेलाल, तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। और बताओ नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन पढ़ा चुके हैं और ये क्वेश्चन ना बने ये तो नाइंसाफी है। अगर नहीं आ रहा है तो तब तो ऑनलाइन एग्जाम एक थप दे देंगे, ठीक है, क्योंकि मेहनत करा इतना बढ़िया से। अगर ये क्वेश्चन नहीं पता है तो पिटाई के लिए एकदम भागीदारी आप लोग, एकदम बढ़िया से पिटाइए, ऐसा पिटाइए कि गाल पर उंगली छप जाना चाहिए ऐसा, क्योंकि इतना बढ़िया क्वेश्चन अगर नहीं पता तो आप में त्रुटि है। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है टूटा टूटना। तो दो हल्के नाविकों का एक भारी नाविक बनना ही गलत हो गया, टूटेगा ना। तो नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाविक का दो हल्के नाविकों में टूटना, ठीक है, पढ़ाए बढ़िया से। और नाभिकीय विखंडन जो है इस पर आधारित होता है परमाणु बम। कौन? हाइड्रोजन बम की परमाणु बम, तो हाइड्रोजन बम, ठीक है, परमाणु बम होता है नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। तो थोड़ा सोचने वाली बात, सारा चीज करवाया हुआ है, अंतर भी करवा दिए हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो दो हल्के हल्के नाविक मिलकर एक बड़ा नाविक का निर्माण करते हैं, ये होता है नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब जुड़ना, विखंडन का मतलब टूटना। तो ये चीज वो चीज है जो आप लोग एक बार में इसको कैच कर सकते हैं। अरे इतना आसान अगर नहीं याद रहता तो क्या बोर्ड में करोगे? एक बार पढ़िए, क्लियर है कि रोज रिविजन कीजिए, इसीलिए तो पिटते हैं। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हर चीज आसान है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम क्या होता है? तो इसमें मंदक का काम होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देना, क्या कर देना? धीमा कर देना। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम, मंदक का मतलब ही होता है मंद कर देना, रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कारण न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर दो, तो सही जवाब क्या होगा? सी नंबर। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, तो एकदम मजा आ रहा होगा आपको पढ़ के, एकदम कितना आसान आसान क्वेश्चन है। देखो आसान तभी लगता है मेरे गधो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पहले से पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा चैप्टर वाइज तैयारी किए होंगे ना, 16 तक 15 तक, तो आपको पता होगा तब आसान लग सकता है। आप 15 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं, आप इंतजार में थे कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तब जाएंगे, तो हम मूर्ख ना आप हुए, क्योंकि हम पढ़ा रहे थे चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि आपका सिलेबस खत्म हो जाए। क्रैश कोर्स का मतलब तो सिर्फ रिवीजन होता है, और नए नए आओगे और कहोगे कि समझ में ना आ रहा है। पहले से पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा बात को समझिए। पहले से पढ़ा हुआ चीज ही आसान लगता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई पहले से भगवान से याद करके नहीं लाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ऐसा क्यों? नाभिकीय संलयन इसका सही जवाब हो जाएगा। सूर्य के ऊर्जा का जो कारण होता है नाभिकीय संलयन होता है, और वहीं से उसका ऊर्जा प्राप्त होता है, तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो जेना डायोड का उपयोग करते हैं। देखो जेना डायोड का उपयोग हम लोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं, जिसे हम लोग देशकार्य हिंदी में बोलते हैं। जेना डायोड, अरे यार संकेत याद है डायोड का? बताओ तो किसको किसको याद है, बताओ डायोड का संकेत किसको किसको याद है? याद है? याद है तो अच्छी बात, नहीं बात तो गलत है, दिक्कत है। जेना डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं, देशकार्य के रूप में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो ए प्लस बी बराबर पाई होता है, तो ये हो जाएगा। और नॉर गेट के लिए पूछेगा तो क्या चीज हो जाएगा? नॉर गेट के लिए पूछेगा तो बाई बराबर ए प्लस बी का बार हो जाएगा। ये किसका है? तो ये नॉर गेट का है। किसका? नॉर गेट का। नॉर लगेगा ना तो उसके माथे में लग जाएगा बार, क्या लग जाएगा? बार। और पूछेगा तो बाई बराबर ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर है। अगला देखेगा नॉट गेट के लिए बूलियन व्यंजक है, तो नॉट गेट के लिए बाई बराबर ए की घात क्या चीज होता है? बार होता है। बाई बराबर ए, ए की घात क्या चीज होता है? बार होता है। बाई बराबर ए बार, बाई बराबर ए बार होता है इसका सही जवाब, तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। शुरू में थोड़ा बता दिए थे, तो ध्यान रखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसके लिए व्यंजक प्राप्त किए हैं। अगर मान लीजिए बोर्ड में आ जाएगा इसका व्यंजक, तो बताइए बनेगा कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है और पढ़े हैं तब तो एकदम मन कर रहा है कि खूब पीटे, क्योंकि एक बार पढ़ाए नहीं, 2 बार, कितना बार बोले रिविजन कर लो।
फिर भी नहीं हुआ इतना आसान क्वेश्चन जो कितना मेहनत करके समझाए हैं। अगर नहीं बन रहा है तो तब तो एकदम चाहिए आपको एकदम, क्या बताएं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। इतना बढ़िया से व्यंजक प्राप्त किया इतना आसान है कि क्या ही बताएं। फिर भी डॉट नहीं पूछोगे, खाली मौज करोगे, तो इसके लिए तो पिटाई करने के लिए क्रैश कोर्स निकाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। उत्तल लेंस की बात आया है तो उत्तल लेंस के लिए देखो, निकट के लिए क्या करते हैं तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए करते हैं, चरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस के लिए करते हैं, और बिंदुकता बेलनाकार लेंस के लिए करते हैं। तो राइट आंसर हमको क्या मिलेगा, बे नंबर मिलेगा दूर दृष्टिता दोष के लिए, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष उसी को कहा जाता है। अगला देखिए, बाण विक्षेपण की क्षमता के लिए फार्मूला अगर नहीं पता तो बहुत दिक्कत है, परिभाषा नहीं याद है तब तो और भी दिक्कत है, क्योंकि सब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। फार्मूला इसका होता है ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बट्टा में म्यू वाई माइनस वन, ये होता है फार्मूला। अब ये वाला देखो और बताओ कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू बाई माइनस वन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियर रहना चाहिए। म्यू का मतलब हो गया वायलेट कलर, फिर रेड कलर, नीचे में पीला कलर। इतना बढ़िया से पढ़ाए, दिक्कत है तब तो बहुत पीटना चाहिए हमको। समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की लंबाई होता है, लंबाई के जब बात है तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव और आई दोनों, ऑब्जेक्टिव लेंस और यहाँ पर आपका जो आई लेंस होता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव, ए का मतलब आई का मतलब आंख, ऑब्जेक्टिव का मतलब अभिदृश्य के द्वारा बना प्रतिबिंब, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो खगोलीय दूरबीन की लंबाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगला देख लीजिए प्यारे लाल, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस के फोकस दूरी कितना होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। कहोगे कि बोरा और आ जाएगा 25 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ से ऑनलाइन भी पीट देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको ऑनलाइन भी पीटने आता है, फेंक के पीटेंगे तो बस कैमरा फूट जाएगा, फिर हम आपको फोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से जब भी 25 सेंटीमीटर की बात आएगा ना, तो आंख की न्यूनतम दूरी होता है, और यहाँ पर पूछा जा रहा आंख का जो फोकस दूरी होता है ना, उसको कितना सेंटीमीटर का होता है, तो 2 सेंटीमीटर का होता है। तो 25 सेंटीमीटर मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी होता है, ये हमको भी पता है। अधिकतम दूरी अनंत होता है, हम गधा नहीं है कि हम गलत आपको बता देंगे, थोड़ा समझो। 2 सेंटीमीटर आंख की लेंस की फोकस दूरी, तो आंख जो होता है ना आपका आंख, उसके लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है। तो सही जवाब बी नंबर। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो बताइए किसका होता है, किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, बताओ। थोड़ा सोचने वाली बात है, तीव्रता 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कहा जाए निरोधी विभव सबसे कम होता है तो लाल प्रकाश का, क्योंकि प्रकाश के समानुपाती होता है, ऑप्शन बी। द्रंग द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो होता है तो लैम्डा बराबर पिवट, ये आप लोग कमेंट करके थोड़ा बता दो, बताइएगा कि आप ही बताइएगा, बताइएगा आप ही लोग, बढ़िया से पढ़ा दिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग गोतल NH बटे 2 पाई होता है। क्या होता है, NH बटे H बटे 2 पाई, या आपको अगर N दे दिया तो NH बटे 2 पाई भी चलेगा। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक ऑप्शन ढूंढ लो। NH बटे 2 पाई नहीं दिया गया तो H बटे 2 पाई दे रहा है कहीं, हाँ तो बी नंबर में दे रहा है, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, H बटे पाई। तो राइट आंसर बी नंबर। बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा, सब क्वेश्चन सोच लो ना कि लड़ेगा कि नहीं, एग्जाम लड़ेगा। मेहनत तो करिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एग्जाम एकदम 65 नंबर ठोक के आएगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन 35 का जवाब देना पड़ेगा, 30 को छोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से लाइन में पड़ता था, पैरा बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। अल्फा का आवेश प्रोटॉन के कितना गुना होता है। तो देखो पहली बात तो अल्फा का होता है 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से बना होता है। कितना, अल्फा का होता है 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन से बना हुआ। अल्फा पर कोई आवेश तो होता नहीं, सॉरी न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता नहीं, तो ये खत्म हो गया। प्रोटॉन का आवेश का कितना होता था, दुगुना ना, टू पी ना है, तो 2 पी गुना तो दुगुना हो जाएगा, तो राइट आंसर बी नंबर। यानी कि अल्फा का 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन से बना हुआ होता है, कितना, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का क्या हो गया, दुगना, तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के संग बैटरी का मान क्या था, घटेगा, ये तो बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। एक इलेक्ट एक
सीबी बराबर क्या होगा, एक सीबी गुलाम वोल्ट बराबर क्या होगा, तो एक फैराड होगा। क्यों, एक, अच्छा इनवर्स में यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये इसका एक बराबर क्या होता है, एक गुलाम प्रति एक वोल्ट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा त्रुटि है। ए वन गुलाम, ए वन गुलाम प्रति वोल्ट, और वन गुलाम की घात बे की घात क्या होगा, -1 होगा, तो एक फैराड के बराबर हो जाएगा। ये देखिए 70 नंबर। इसके बाद एक होमवर्क देंगे कि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बिना किसी बाह्य क्षेत्र में किसी प्रकार की गति करता है, तो यादृच्छिक गति करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, मैंने आपको अनुगमन वेग के परिभाषा में पढ़ाया है कि जब तक इसको बैटरी से नहीं ना जोड़ देंगे, तब तक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जन्य तन्य भागते रहेगा। मतलब यादृच्छिक गति, मतलब कि अपने अनुसार जन्य तन्य भागेगा, तो इसको बोला जाता है यादृच्छिक गति, ठीक है। और जिसको बैटरी से जोड़ते रहते हैं, इसका एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन चलने लगता है, जिसे अनुगमन वेग बोल देते हैं। तो यहाँ पर बताओ, जब बैटरी नहीं जोड़ रहा है तो इसको यादृच्छिक गति चल रहा है, अपने मन से चल रहा है, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन आपका ही प्यार बच्चों, होमवर्क के रूप में जो कि आपको देना है, एक बिंदु आवेश के लिए दो विद्युत, ठीक है। तो बताइए, यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब विद्युत बल रेखाएं क्या करते हैं, एक दूसरे को छेद करते हैं, कि एक दूसरे के निकट प्रतिच्छेद करते हैं, कि कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, कि दो से अधिक बिंदुओं में प्रतिच्छेद करते हैं। इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, होमवर्क लिख के, ठीक है। और आप लोग नोट्स फटाफट ले लीजिए प्यार बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको इस नंबर पर मिल जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपका इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि बोर्ड में बेहतर नंबर लाया जाए, 5 महीना बच्चा अगर चाहते हैं कि बोर्ड में 90% से अधिक नंबर आपका हो, आपका नाम टॉपर लिस्ट में हो, तो बिल्कुल इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए प्यार बच्चों, बेहतर तरीके से मिलेगा। और देखेगा तो मैं आपको देखूं तो टेस्ट का आपका प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा इस प्रकार से, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे सम विभजित तल क्या, दो गुण के, जो कि बोर्ड लेवल के पर आधारित है, बोर्ड का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये गुलाम के प्रमेय क्या है, तो ये सब है, धारा घनत्व क्या है, सब आपका परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा अगर आप थोड़ा क्लास भी करते हैं तब। प्रत्यवार्ती धारा का औसत मान, सब इतना आसान है कि क्या ही बताएं। प्रकाश विद्युत प्रवाह तो और भी आसान है, सब देखे कितना आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अगर ये सब आप लोग कर लेते हैं ना, तो मेरा गारंटी है कि बोर्ड में आप लोग 20 को 2 नंबर ये रहता है, जिसमें 18 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन आपको जवाब 10 का देना होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ गारंटी के साथ जितना करवा देता हूँ, तो 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा। कितना, क्या बात कर रहे हो, मजाक है? तो हाँ, मजाक के समझ दीजिए, जो समझ दीजिए, नहीं विश्वास होता है। 6 लॉन्ग क्वेश्चन पिछला साल लड़ा था, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा 4-5 को लड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी थोड़ा डीप में पूछता है। लेकिन यहाँ पर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में 6 लॉन्ग क्वेश्चन लड़ा था। अगर आप वाकई में मेहनत करते हैं प्यारलाल, तो यही कहूंगा, नंबर पर फटाफट से व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़िए और नोट्स आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए मेरे लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।